अमन बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को खटक रही थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अमन के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अमन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? अमन की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती रहती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष करते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर की ओर अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अमन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ता है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर देर अपनी माँ को अपमानित होते हुए देख रहा था। रात को अमन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब बहुत हो गया। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूसरी रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर से आएंगे इलाज कराने के लिए। अमन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह समझती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अमन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अमन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अमन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा बहू सही कह रही है। अमन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़कर पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अमन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अमन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अमन भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, कामनी ने झपाट से लहजे उत्तर दिया सपाट लहजे से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अमन की ओर देखा तो अमन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश जब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहायक पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे थी।
वाह बेटा, अमन तूने तो उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही। डॉक्टर रमेश ने अमन को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, अमन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों? बहुत तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर अमन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा अमन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम कुछ ही साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया है। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाओगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, अमन को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने तो राज बताया। उसके बाद तो अमन को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता। वह दौड़ता हुआ गया, माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरा साथ रहेंगी और कोई नहीं मेरे साथ रहेगा। अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं थी सरस्वती से आंखें मिलाने की। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अमन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पकड़े और अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। माँ हमेशा बहुत बड़ी होती है, बस जरूरत होती है तो बच्चों को उनको समझने की। बच्चे कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो उनके सामने जब झुकने जाते हैं तो उन्हें खुद पे शर्म आती है। इसी